हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जर्नल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 का यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस चलती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रही हैं, पीडीएफ नोट्स कंप्लीट सिलेबस की इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। डेली क्विज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री कॉस्ट अवेलेबल है। जस्ट आपको करना क्या है, जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आपका हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आपको क्लासेस मिल जाएंगे। इन शॉर्ट दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। जैसे कि आपको पता है, आज हमारे पेपर 2 कॉमर्स की क्लास है, जिसमें हमने यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट की हुई है। सो उसका सिलेबस करते हैं कंटिन्यू। अप्रॉक्स 274 पेज के अराउंड हम पहुंच चुके हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक्स आज कवर अप करते हैं। हाँ, ये हमने सारा भी करना है। हमने करना है स्टेजेस डेलीगेशन से डिसेंट्रलाइजेशंस। अभी फॉर द हाँ, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है स्टेजेस इन डेलीगेशन। देखो, डेलीगेशन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम करने जा रहे हैं डेलीगेशन के प्रोसेस में स्टेजेस क्या आते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको असाइनमेंट्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, यानी कि किस बंदे ने क्या काम करना है। आपको अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी। जो अब अथॉरिटी, आपने अथॉरिटी मतलब पावर, आपने उतनी पावर देनी है जितने आपको उस काम से रिजल्ट्स चाहिए। देखो, जब आपने अपने टास्क को डेलीगेट करना, अपने लोअर लेवल के या अपने सबॉर्डिनेट्स को आपने उसको देना है, तो तब आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा असाइनमेंट्स हैं क्या, मतलब आप उनसे चाहते क्यों, क्या आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, कितनी आप उनको अथॉरिटी दोगे। सो ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो पर्सन है जिसे आप टास्क दे रहे हो उससे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं रिलेटेड टू रिजल्ट्स। ठीक है। सेकेंड आता है, आपको पर्सन को करना होगा सिलेक्ट जो आपके लिए वो काम करेगा, जिसको आप डेलीगेट करोगे काम। सो एक बार आपके अगर असाइनमेंट्स डिफाइन होगी, फिर आपको एक अप्रोप्रिएट पर्सन को चुनना है जिसके लिए, मतलब वो बंदा आपके जो काम आप डेलीगेट करोगे उनको पूरा करेगा। अब आपने अपने टास्क के अकॉर्डिंग बंदा चुनना है। लाइक आपको जॉन सी आपका टास्क बता देगा आपको क्या स्किल्स चाहिए बंदे में, क्या कैपेबिलिटीज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ये सब कुछ आपको पता चल जाए। फिर आप जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन को बेस्ट फिट बैठता है वो पर्सन को आप चूज कर लोगे। फिर उसके बाद आपको ना ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन करना है। ठीक है। जितना टाइम डेलीगेशन प्रोसेस चलेगा, बहुत क्रूशियल है, आपको ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन करनी है, यानी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब ये डेलीगेटर और डेलीगेटी के बीच की बात है, यानी डेलीगेटर वो बंदा जिसने काम डेलीगेट किया, अथॉरिटी डेलीगेट की, डेलीगेटी वो बंदा जिसको ये चीजें मिली हैं। सो जब आप ओपन कम्युनिकेशन आपकी, यानी लाइंस को कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे से हो रही हैं, तो एक चीज ये तो एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अलाउ करती है, मतलब आप कोऑर्डिनेट करके काम बहुत अच्छे से कर सकोगे। आपको फीडबैक मिल जाएगी, क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, यानी आप क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है उस बंदे से वो अच्छे से सारी चीजें हो जाएंगी। फिर आपको प्रॉपर कंट्रोल्स को एस्टैब्लिश करना है, यानी आपको इंश्योर करना है कि जो डेलीगेटेड टास्क हैं वो परफॉर्म इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रही हैं। मतलब जिस बंदे को आपने काम किया है, दिया है, जिसको आपने डेलीगेट की है टास्क, आपने अथॉरिटी डेलीगेट किया, जो टास्क हुए हैं वो अच्छे से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म हो रहे हैं। प्रॉपर कंट्रोल्स आपको इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। अब कंट्रोल्स में क्या क्या आ जाएंगे, आपको माइलस्टोन सेट करने पड़ेंगे, यानी आपने चीजें अचीव करनी क्या, आपको प्रोग्रेस जो वो हो रहा है उस काम पे उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, गाइडेंस देनी पड़ेगी जितनी रिक्वायरमेंट है गाइडेंस की। ठीक है। आपको अगर आप जो आपकी इफेक्टिव डेलीगेशन है लास्ट में आपको उसको रिवॉर्ड करना पड़ेगा, सक्सेसफुल अजम्पशन आपको अथॉरिटी की लेनी पड़ेगी। देखो, जब आपके जो डेलीगेटेड टास्क है, यानी जिस बंदे को आपने टास्क दिए हैं, वो जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपने अथॉरिटी उसको दी थी उसको वो इफेक्टिवली अज्यूम कर लेगा, तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपने रिकॉग्नाइज करना है और रिवॉर्ड देना है उनके एफर्ट्स को। यानी अब ये एफर्ट्स किसके होंगे, ये डेलीगेटिंग के होंगे, क्योंकि सारा काम डेलीगेटिंग ने ही किया। सो ये चीज इंकरेज करती है कि फ्यूचर में सक्सेसफुल डेलीगेशन हो पाए और इंडिविजुअल्स इसमें मोटिवेटेड रहे डेलीगेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके ट्रांजैक्शनल लीडर्स की। ठीक है। सो इसको ध्यान से करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एब्डिकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अवॉइड मेकिंग डिसीजंस। यानी मतलब क्या होगा, देखो जो ट्रांजैक्शनल लीडर्स है ना, उनको जाना ही इसके लिए जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले लेते हैं, वो फैसले भी कर सकते हैं जितने उनके स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स हैं उनके अंदर रहकर।
मतलब कहने का मतलब हुआ यानी जो आपके ट्रांजैक्शनल लीडर्स हैं उनका जो नाम है, जो उनकी पहचान है, वो इसी कारण है कि वो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो समझते हैं काम को किस तरीके से करना। जितने आपके एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर्स है या सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर अंदर वो फैसले भी ले सकते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडर्स तब इंटरवेन करते हैं जब स्टैंडर्ड्स टाइम पे मीट नहीं होते, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। यानी जो आपके ट्रांजैक्शनल लीडर्स हैं, ठीक है, ये इतना इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट ये इंटरफेयर कब करेंगे, और ये जब आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट नहीं हो रहे, या ये फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, यानी फीडबैक जब उनको मिलेगी, मतलब उनको पता चल जाएगा भाई ये स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहे, फिर वो इंटरवेन करेंगे। इन शॉर्ट अगर आप सिंपल वे में कह सकते हो, अगर स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो आपके ट्रांजैक्शनल लीडर्स इंटरवेन करते हैं। अब इनका कोई ये प्रोएक्टिवली अपने आप को बीच में इंगेज नहीं करते, यानी 24 घंटे मतलब कहने का अगर काम मिल गया ना, ये आपको मतलब बारी बारी डिस्टर्ब नहीं करते, ऑनगोइंग सपोर्ट और डेवलपमेंट की साइड देते रहते हैं, ठीक है। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, डेट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज ऑफ रिवॉर्ड फॉर एफर्ट्स, यानी जो ट्रांजैक्शनल लीडर्स हैं ना, वो ट्रांजैक्शनल अप्रोच को यूज करते हैं, जहां पे जो इंफोसिस है वो ये होंगे कि क्लियर एक्सचेंज होगा रिवॉर्ड्स का। जैसे जब काम पूरा हो जाएगा, बिल्कुल ढंग से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम पूरा हो जाएगा, तब रिकॉग्निशन दी जाएगी, बोनसेस दी जाएंगे, प्रमोशंस दी जाएंगे। अब ये चीजें उन एम्प्लॉयज को मिलेंगी जिन्होंने एफर्ट करके काम को पूरा किया और अपने परफॉर्मेंस टारगेट्स को उन्होंने मीट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ लीडर्स। अगर हम उसको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेवल्स, वो क्या है, यानी ये पेपर में ना क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, उन्होंने आपको कहा था आपको डिफरेंट लेवल्स के ऑफ लीडर्स होते हैं, हर लेवल पे एक लीडर होता है, उसकी कैरेक्टर्स दी थी, वो कह रहे थे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे पहले आता है ही मेक्स प्रोडक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू टैलेंट, नॉलेज, स्किल्स एंड गुड वर्क हैबिट्स, यानी जो लीडर बहुत अच्छा प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन करता है। अब प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा किसके थ्रू, टैलेंट के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, स्किल्स के थ्रू और गुड वर्क हैबिट्स के थ्रू। ये चीज रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर जो कंट्रीब्यूट करेगा ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स में, बट नॉट हैव फॉर्मल लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो कंट्रीब्यूट तो करेगा, ठीक है, वो अपनी स्किल्स टैलेंट्स को यूज करके कंट्रीब्यूट करेगा ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, बट उसकी कभी भी कोई फॉर्मल लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी। सेकंड आता है ही कंट्रीब्यूट्स टू अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्क इफेक्टिवली विद अदर्स इन ग्रुप। अब जो ये बंदा है ये कंट्रीब्यूट करेगा ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और ये इफेक्टिवली काम भी करेगा ग्रुप में, ठीक है। सो ये इंडिकेट करता है ये बंदा टीम प्लेयर होगा जो कोलैबोरेट करेगा, सपोर्ट करेगा कलेक्टिव गोल्स जो आपके ग्रुप्स के होंगे। नेक्स्ट आता है ही ऑर्गेनाइजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज टुवर्ड्स द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परस्यूट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी ये जो होगा, अब जो तीसरे लेवल पे पता है, ये वो बंदा जो भी आपके काम कर रहे हैं पीपल उनको ऑर्गेनाइज करेगा, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा, ताकि जो आपके जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो पाए। अब ये चीज ये सजेस्ट करती है कि जो लीडर है ना वो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट करने के लिए रिसोर्सेज, ताकि जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट आता है he catalyzes commitment to and vigorous pursuit of clear and compelling vision and stimulates a group to high performance standard। बहुत सिंपल है, वो कमिटमेंट दे रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि जितना हो सके विजन उतनी क्लियर हो, कंपेलिंग हो, वो बंदों को इंकरेज करेंगे वो काम करें और हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करें ग्रुप में। सो ये चीज ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो लीडर है ना वो इंस्पायर्स करता है, मोटिवेट करता है ग्रुप को, क्लियर विजन सेट करता है और एक ड्राइविंग हाई परफॉर्मेंस का काम वो करता है, ठीक है। लास्ट आता है ही बिल्ड्स एंड्योरिंग ग्रेटनेस थ्रू पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनल विल एंड पर्सनल ह्यूमैनिटीज। बहुत सिंपल है, लास्ट वो करेक्टरिस्टिक है, यानी वो पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशन करता है। एक तो उसकी प्रोफेशनल विल है, भाई उसने ये काम करना ही करना है, और वो पर्सनल ह्यूमैनिटी भी है उसमें, यानी ये चीज ये रिप्रेजेंट करती है कि ये हाईएस्ट लेवल है लीडरशिप का, जिसकी मेन करेक्टरिस्टिक यही है कि आपने लास्टिंग ग्रेटनेस क्रिएट करनी है और आपका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत टाइम तक चलना चाहिए। अब ये चीज कैसे होगी, आपको बैलेंस करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन और एम्पैथी के बीच में, ठीक है, समझ गए।
आगे बढ़ते हैं। अब आगे ना क्वेश्चन आया था, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आए थे और कुछ उसके एग्जांपल। देखो एडवर्टाइजिंग में ब्रोशर्स और बुकलेट्स को यूज किया जाता है, सेल्स प्रमोशन में आप कॉन्टेस्ट करवाते हो, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग में आप ब्लॉग्स होते हैं, पर्सनल सेलिंग में आप सेल्स मीटिंग्स को कंडक्ट करते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? देखो डिसेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमेटिक डेलीगेशन है अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर की लोअर लेवल्स पे एक ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की में। बड़ा सिंपल है, यानी जब आप जो आपकी अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर है, जब आप उसको सिस्टमेटिकली डेलीगेट कर देते हो लोअर लेवल्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की में, मान के चलो जब टॉप लेवल मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को सारे काम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें ट्रांसफर होता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिडल या लोअर लेवल पे मैनेजर्स को, यानी टॉप लेवल मैनेजर्स अथॉरिटी प्लस डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल या मिडिल लेवल मैनेजर्स को दे देते हैं, इवन इंडिविजुअल इंप्लॉयज को भी दी जाती है। देखो जब जब डिसेंट्रलाइजेशन होगी, एक तो इससे ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलेगी सभी को, डिसीजन मेकिंग की पावर मिल जाएगी लोअर लेवल पे, जिससे क्या होगा, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स होंगे। देखो मान के चलो अगर आपके पास लोअर लेवल के बंदे के पास इतनी पावर है कि वो एकदम से चुटकियों में फैसला ले सकता है, तो कई बार आपकी जो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी जो आपके लिए प्रूव हो सकती है वो मिस नहीं होते, क्योंकि आपको अपने टॉप लेवल मैनेजर्स के अप्रूवल का वेट नहीं करना पड़ता। इससे आपके जो इंप्लॉय एम्पावरमेंट है वो बढ़ती है, जो आप लोकल नॉलेज और एक्सपर्टाइज का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, सो डिसेंट्रलाइजेशन को अलग अलग तरीके में अलग अलग डिग्रीज में इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी हम पार्शियल से लेके फुल डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, यानी हमें डिसेंट्रलाइजेशन हम हर काम की कंप्लीट भी कर सकते हैं और कुछ हद तक भी कर सकते हैं। अब जो आपकी एक्सटेंट है डिसेंट्रलाइजेशन की, बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, कितनी आप कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, क्या आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। देखो अगर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है आपने सिस्टमेटिकली अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर को डेलीगेट करना है, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, यानी सारी पावर अथॉरिटी एक बंदे के पास ही रहेगी, यानी जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप मैनेजर्स अपने पास रिटेन करेंगे। सो आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी आप एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंश्योर कर सकोगे, कंट्रोल बहुत अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन में और आप अलाइन कर पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। सो अगर आपको मैं ओवरऑल बताऊं तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है, ये दोनों बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड है, रिलेटेड है। अगर आपने इफेक्टिव डेलीगेशन अथॉरिटी की करनी है और एप्रोप्रिएट डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो आप, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी बढ़ा सकते हो, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हो, अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही साथ ये चीजें इंक्रीज करने के साथ साथ आप अपनी अकाउंटेबिलिटी बंदों की और डिजायर्ड आउटकम्स को अच्छे से अचीव कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार आया। देखो जो आपका प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ये एक फॉर्म है कंपनी को ऑर्गेनाइज करने की, जहां पे जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स हैं उनको क्रिएट किया जाता है। अब क्रिएट कैसे होंगे, उनके जो बेसिस होंगे वो होंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट लाइंस, यानी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हो उसके जो बेसिस हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और जो प्रोडक्ट लाइंस हैं उनके बेसिस पे आप डिपार्टमेंट्स को क्रिएट कर रहे हो। हर एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है हर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन के लिए, और जो ये टाइप है डिपार्टमेंटलाइजेशन की बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफर करती है। सो उनकी अगर मैं सबसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस बताता हूं जो पेपर में आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो इट लीड्स टू कंटिन्यूस एंड अनडिवाइडेड अटेंशन टू द प्रोडक्ट, यानी आपको आपके प्रोडक्ट पे आपको कंटिन्यूस और अनडिवाइडेड अटेंशन मिलती ही रहती है। ये एक एडवांटेज है प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन की। क्यों? क्योंकि जो हर एक डिपार्टमेंट है उसका अकेला फोकस उसका जो उसको प्रोडक्ट असाइन हुआ उस पर ही है। इससे क्या होगा, एक तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलेगी, अटेंशन मिलेगी, ताकि आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप कर पाओ, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो पाई, उसमें इंप्रूवमेंट्स कंटिन्यूसली लाई जा सके। ठीक है, आगे आते हैं। इट इनेबल्स टॉप मैनेजमेंट टू कंपेयर द परफॉर्मेंसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। देखो ये भी एक एडवांटेज है प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन की। देखो जब आप डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, तो जो टॉप मैनेजमेंट वो बहुत इजीली कंपेयर कर सकती है परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी या मार्केट सक्सेस जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, और जहां जितनी उनकी प्रोडक्ट्स लाइन है एक कंपनी के अंदर, उनको पता चल जाएगा कौन सी चीज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है और कौन सी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। नेक्स्ट आता है इट मोटिवेट्स
द डिपार्टमेंटल हेड टू इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस। अगेन ये एक एडवांटेज है प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन की। देखो जो जहाँ पे आपके जो डिपार्टमेंटल हेड्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो अब आपने अगर प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे अपने डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया तो उनकी ऑब्वियस बात है डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे। अब वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन के लिए, यानी वो ट्राई करते रहते हैं, वो मोटिवेटेड रहते हैं कि उनको परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, टारगेट्स को मीट करना है और सक्सेस अचीव करना है अपनी एरिया में जहां पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, आगे आती है प्रोडक्ट हिरार्की। देखो प्रोडक्ट हिरार्की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्ट्स की इनटू डिफरेंट लेवल्स। अब आप सिस्टमेटिकली प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज तो कर रहे हो अलग अलग लेवल्स में, बट इसके बेसिस क्या होंगे? बेसिस होंगे इसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो प्रोडक्ट्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी जो ये हिरार्की है ये टिपिकली इसमें 5 लेवल्स आते हैं: प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइम एंड आइटम। ठीक है, सो इसमें जो पहली आती है प्रोडक्ट लाइन है, ये ग्रुप होता है रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एक पर्टिकुलर कैटेगरी और क्लास के अंदर। यानी आपने एक प्रोडक्ट्स की क्लास, पर्टिकुलर कैटेगरी और क्लास बनाती, जितने उसके अंदर रिलेटेड ग्रुप्स आ रहे हैं यानी या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो उनका ग्रुप आ रहा है वो प्रोडक्ट लाइन कहलाता है। ये जितने भी एक लाइन, जितने भी इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे उनके सभी के सिमिलर एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनके कस्टमर जो होंगे वो सिमिलर कस्टमर सेगमेंट्स होंगे, वो सिमिलर नीड सर्व करेंगे। सो जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल पेपर में पूछी गई थी, वो कह रहे थे अगर लाइफ इंश्योरेंस एक एग्जांपल है प्रोडक्ट लाइन की, तो जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें जो अलग अलग टाइप की पॉलिसीज जैसे टर्म लाइफ होगी, होल लाइफ होगी, यूनिवर्सल लाइफ होगी, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस होगी। सो जो ये सारी डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसी हैं ये प्रोडक्ट लाइन बनाती हैं लाइफ इंश्योरेंस की। यानी मतलब अगर लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट लाइन है तो जिसमें जितनी, मतलब अगर लाइफ इंश्योरेंस एक कैटेगरी है तो जिसमें जितनी भी पॉलिसीज आ रही हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वो सारी प्रोडक्ट लाइन है। सो हर एक टाइप की जो पॉलिसी है उसके अपने फीचर्स, अपने बेनिफिट, अपने टारगेट कस्टमर है, बट ये सारी की सारी एक ब्रॉडर कैटेगरी जिसका नाम लाइफ इंश्योरेंस है उसके अंदर आती है। अब आगे आता है प्रोडक्ट फैमिलीज। ये ना हायर लेवल है हिरार्की में, यानी जो आपकी ये हिरार्की प्रोडक्ट हिरार्की पढ़ रहे हो इसमें सबसे ज्यादा हायर लेवल प्रोडक्ट फैमिलीज होती है। इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस आ जाती हैं जो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट क्लासेस। ये मोर एक ज्यादा स्पेसिफिक लेवल है, इसमें ग्रुपिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की। अब उसके बेसिस क्या होंगे? वो होंगी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, यानी प्रोडक्ट जो टाइप्स है ना जो आपकी, यानी प्रोडक्ट क्लास आपको समझ आ गया, यानी एक बीइंग अ स्पेसिफिक लेवल, इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स की ग्रुपिंग कर देते हो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। आगे आता है जो प्रोडक्ट टाइप्स। अब ये और आप जब नैरो डाउन जाओगे ना, फर्दर नैरो डाउन जाओगे कैटेगराइजेशन में एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर, अब जो आपकी स्पेसिफिक वेरिएशंस हैं, ऑप्शंस हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्लास के अंदर, उसे आप प्रोडक्ट टाइप्स कह सकते हो। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे आप ये रीड कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज लिखी हुई है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। सो अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है मोटिवेशन लीडरशिप, उसके कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो जो मोटिवेशन और लीडरशिप है ये बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के, जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है रहने वाली ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उनका सेटिस्फेक्शन लेवल रहने वाला है, क्या उनकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस रहने वाला है। सो हम अब इनको अकेले में डिटेल में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन का क्या मतलब है? मोटिवेशन बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो एक इंडिविजुअल्स को ड्राइव करते हैं ताकि वो इनिशिएट करे, सस्टेन करे और डायरेक्ट करे अपना बिहेवियर अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने में जो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। यानी जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स मिलके एक इंडिविजुअल को धक्का देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं कि उसने ये काम करना है, उसको सस्टेन करना है, उसने अपना बिहेवियर इस गोल्स को अचीव करने के लिए डायरेक्ट करना है, उसे मोटिवेशन कहा जाता है। सो ये एक ऐसा फोर्स है जो एनर्जाइज करता है, डायरेक्ट करता है और सस्टेन करता है एम्प्लॉय एफर्ट्स को। अब जो आपके मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा लाइकली है कि वो इंगेज रहेंगे काम में, वो उनका जो काम होगा वो प्रोडक्टिवली काम करेंगे, वो अपनी उनकी कमिटमेंट उनके वर्क के टुवर्ड्स बनी रहेगी। ठीक है, अब कुछ मोटिवेशन की थ्योरीज आती हैं, अब उनको एक्सप्लेन करते हैं। देखो सबसे पहले आती है मास्लोस हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। जो मास्लोस हिरार्की ऑफ नीड्स है इसे बेसिकली अब्राहम मास्लो
ने दिया था, इसको अब्राहम मास्लो थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये थ्योरी क्या प्रपोज करती है कि जो इंडिविजुअल्स है ना, उनका हिरार्किकल सेट ऑफ नीड्स होता है जो इन्फ्लुएंस करता है उनकी मोटिवेशन को। यानी जो नीड्स है ना एक बंदे की, वो रेंज करती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स से लेके हायर लेवल नीड्स तक। अब जो आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो कैसे, मान लो हर बंदे को फूड शेल्टर की जरूरत है, और इसमें अब जो हायर लेवल नीड्स आएंगे जैसे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो अब जैसे जैसे हर एक नीड सेटिस्फाई हो जाते हैं, जो इंडिविजुअल है वो मोटिवेटेड रहता है कि वो अगली नीड को परस्यू करे और उसको सेटिस्फाई करे। सो ये था मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। यानी जो हम मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी क्या है, ये सजेस्ट करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं नीड्स के। पहले वो लोअर नीड्स को अपनी प्रायोरिटी मानेंगे, फिर जब उनकी लोअर लेवल नीड्स पूरी हो जाएंगे फिर वो हायर ऑर्डर नीड्स पे चल जाएंगे। उनका ना एक करेक्ट सीक्वेंस पूछा जाता है पेपर में नीड्स का, वो पेपर में आप टॉपिक कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। देखो एक बार उन्होंने एग्जांपल्स के साथ पूछा था। सो मैं अगर आपको करेक्ट सीक्वेंस बताऊं, परचेजेस जो आप मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स के अकॉर्डिंग करोगे तो सबसे पहले तो आपको बाथिंग सोप परचेज करना है, क्योंकि जो बाथिंग सोप है ये आपकी एक फिजियोलॉजिकल नीड है, बेसिक हाइजीन है एक बंदे की। फिर आप एक हाउस परचेज करोगे, ये आ जाता है सेकंड लेवल सेफ्टी नीड्स में, यानी ये शेल्टर और सिक्योरिटी का काम करता है। फिर आप क्लब की मेंबरशिप लोगे जो आपकी सोशल नीड्स हैं, यानी ये आपकी बिलोंगिंगनेस और सोशल इंटरेक्शन आप दूसरों के साथ कितनी कर रहे हो। फिर आप एक्सपेंसिव कार को परचेज करोगे, ये आपके एस्टीम नीड्स में आ जाएगा, यानी आपको स्टेटस और सेल्फ एस्टीम चाहिए। अब लास्ट में आप इनरोल करोगे अपने आप को कि आपने अपने आप लिए कुछ करना है, यानी ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं, ये पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे एक लाइन आई थी उसको देखो, इफ ऑल यू हैव इज हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। इसे एएच मास्लो ने दिया था, अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स में। देखो जो ये स्टेटमेंट थी कि इफ ऑल ऑफ यू हैव अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल, ये बहुत वेल नोन कोट है जिसे जो एएच मास्लो के साथ एसोसिएटेड जो एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने प्रपोज की थी हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। जो ये कोट है ये हाईलाइट करता है कॉन्सेप्ट, जो यानी कॉन्सेप्ट अब है क्या कि जो इंडिविजुअल्स हैं दैट टेंड टू अप्रोच सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टूल्स और पर्सपेक्टिव दे हैव अवेलेबल टू देम। यानी कहने का मतलब सिंपल इतना हुआ, जो बंदे हैं जो चीजें उनके पास अवेलेबल है, यानी जो उनके पास सिचुएशन यानी जो टूल्स या नजरिए आप कह लो जो उनके पास पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल है, वो उनके अकॉर्डिंग ही सिचुएशंस को अप्रोच करते हैं, प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं, उनके सोल्यूशन उन बेसिस पे ही फाइंड करते हैं। कहने का क्या मतलब है, यानी जो चीज आपके पास होती है आप उसका ही दिमाग में बिठा के नजरिया आप अपना सेट कर लेते हो, जो चीज आपके पास है ही नहीं आप उसको टोटली इग्नोर कर देते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है मैकग्रीगर्स थ्योरी वाई। देखो जो मैकग्रीगर्स थ्योरी वाई है ये एक मैनेजमेंट थ्योरी है जो प्रेजेंट करती है अजम्पशंस की, जो अब अजम्पशंस है किसके रिगार्डिंग, ये ह्यूमन बिहेवियर और मोटिवेशन जो आपकी वर्क प्लेस पे है उसके रिगार्डिंग है। यानी जो आपकी मैकग्रीगर्स थ्योरी वाई है ये ना कॉन्ट्रास्ट में थ्योरी एक्स जो ये अज्यूम करती है कि जो इंप्लॉयज है वो इनहेरेंटली लेजी होते हैं और उनको आपको क्लोजली कंट्रोल करना पड़ेगा और मोटिवेट करना पड़ेगा एक्सटर्नल मीन्स के थ्रू। ये पॉइंट में ना मैंने आपको देखो दो थ्योरीज हैं, एक थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। जो मैकग्रीगर की थ्योरी वाई है वो ये अज्यूम करती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो मोटिवेटेड रहते हैं वर्क प्लेस में, उसके असम्पशन इस चीज के रिगार्डिंग है। बट जो थ्योरी एक्स है वो ये कहते हैं कि जो इंप्लॉयज हैं वो इनहेरेंटली लेजी है, उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी वो अंदर से उनकी कोई इच्छा ही नहीं है काम करने की, आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा एक्सटर्नल मीन्स के थ्रू अगर आप उनसे काम करवाना चाहते हो। ठीक है, सो अब हम असम्पशंस जो आपकी थ्योरी वाई की है उनको डिटेल में देखते हैं। देखो जो आपकी डिग्री ऑफ कमिटमेंट है ऑब्जेक्टिव्स की तरफ वो इन प्रोपोर्शन है टू द साइज ऑफ रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद योर अचीवमेंट, यानी आप उतना ही काम करोगे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जितना आपको लगता है कि उसके बदले में आपको इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यानी जो आपकी डिग्री या कमिटमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपका साइज है रिवॉर्ड्स का जो उस अचीवमेंट के साथ रिलेटेड है। सो ये चीज ये अज्यूम करते हैं कि जो इंप्लॉयज है वो मोटिवेट होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स के थ्रू और वो विलिंग होते हैं कि वो काम करेंगे टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अगर उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स मिलेंगे। सेकंड आती है अंडर द कंडीशंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ। अगर आप मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ को कंसीडर करते हो उसकी अगर आपको कंडीशंस को कंसीडर करते हो तो जो आपकी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियलिटीज है हर एक
ह्यूमन बीइंग की वो सिर्फ पार्शली यूटिलाइज होती हैं, यानी जितनी भी पोटेंशियलिटीज, जितना भी हर बंदे के अंदर इनहेरेंट चीज है कि वो इतना काम कर सकता है, बट उसको सिर्फ पार्शली ही यूज किया जाता है। सो जो ये एजम्पशन है ये सजेस्ट करते हैं कि जो एम्प्लॉयज है उनके पास अभी भी अनटैप्ड पोटेंशियल है, मतलब अभी भी उनके अंदर इतना काम करने की पावर है बट वो उसको यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे। वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटेलेक्चुअली भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, अगर आप उनको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तीसरी आती है एवरेज ह्यूमन बीइंग्स लर्न अंडर प्रॉपर कंडीशन नॉट ओनली टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो टू सीक इट। यानी अगर हर एक ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हर एक बंदा प्रॉपर कंडीशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेगा। वो अगर आप उसको दोगे, अगर आप दे ही नहीं रहे तो वो करेगा कैसे? सो जो ये assumption है ये स्टेट करते हैं कि जो एम्प्लॉयज है वो कैपेबल है, उनके पास काबिलियत है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से ले सकते हैं, वो ट्राई करते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाए और ओनरशिप दिखा पाए अपनी वर्क के टूवर्ड्स। ठीक है, सो होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ह्यूमन नीड्स इन हियरार्की ऑफ देयर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस इज एज फॉलोज। अगेन ये क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था जो आपकी ह्यूमन की नीड्स है उसको आप इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में एक हियरार्की में अरेंज करते हो। तो ये अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी था। सबसे पहले आती है फूड एंड शेल्टर प्रोविजन। सो जो ये है ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है जिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल और आपको सर्वाइवल के लिए एक बंदे के, यानी अगर आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती तो आप आगे सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे और ये प्रेसिडेंस लेंगी अदर नीड्स के ऊपर, यानी सबसे पहले तवज्जो इनको दी जाएगी। फिर आती है इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंट। देखो जो ये मैं आपको बोल्ड में ये एग्जांपल्स हैं उनके मीनिंग में आपको समझा रहा हूँ। देखो अगर एक बार आपकी बेसिक नीड्स पूरी होगी फिर आप सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जा सकते हो, जैसे आप इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हो एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग, ये फिर चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। तीसरा आता है आपको मीनिंगफुल रिलेशंस को बनाना है दूसरे बंदों के साथ। देखो एक बार अगर आपकी बेसिक नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाती हैं फिर आपकी जो नीड अराइज होती है वो होती है सोशल इंटरेक्शन के लिए, कंपेनियनशिप के लिए, आपको मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करनी दूसरे बंदों के साथ, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। ये अब चौथे लेवल पे आ गया, यानी जब आपकी सोशल नीड सेटिस्फाई हो जाएंगी फिर जो आपकी नीड है रिकॉग्निशन के लिए, आपको स्टीम चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए दूसरे बंदों के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जैसे आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपने अभी तक लाइफ में क्या अचीवमेंट्स की हैं, क्या आपका रेपुटेशन एग्जिस्ट कर रहा है। लास्ट में आता है अकम्प्लिशिंग डिस्टिंक्शन इज चूजन एरिया बाय मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल। यानी जब आपकी एक बार लोअर ऑर्डर नीड्स पूरी होगी, इंडिविजुअल्स क्या करते हैं वो ट्राई करते हैं कि अपने आप को सेल्फ फुलफिल करे और पर्सनल ग्रोथ अपनी कर पाए, यानी एक बंदे की अंदरूनी इच्छा होती है वो ट्राई करते हैं उसको पूरा किया जा सके, यानी वो ट्राई करेंगे उनको अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि डिस्टिंक्शन वो अचीव कर पाए, अपने फील्ड में रियलाइज करें अपना पोटेंशियल, यानी उनके इनहेरेंट काबिलियत है क्या, वो अपने पर्सनल गोल्स को पूरा किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी आती है दैट इज हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। यानी बेसिकली ये फ्रेडरिक्स हर्ट्जबर्ग्स थ्योरी है जो ये सजेस्ट करती है कि दो सेट्स हैं फैक्टर्स के जो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो पहला सेट है उसे हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं, जो दूसरा वो मोटिवेटर्स होते हैं। अब जो आपके हाइजीन फैक्टर्स है इसमें लाइक सैलरी, क्या वर्किंग कंडीशंस है जहां पे आप काम कर रहे हो, जॉब सिक्योरिटी कितनी है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन कॉज कर सकते हैं अगर आप इनको टाइम पे पूरा नहीं करते, बट दे डू नॉट नेसेसरी लीड टू मोटिवेशन। ये चीजें डिससेटिस्फेक्शन जरूर कर सकती हैं बट कभी ऐसा भी टाइम आता है ये मोटिवेट करती ही नहीं है। अब जो सेकंड फैक्टर है सेट का वो मोटिवेटर्स है, यानी ये रिकॉग्निशन हो गया, इसमें आप चैलेंजिंग वर्क दो, पर्सनल ग्रोथ हो आपकी, सो ये सारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं मोटिवेशन को और जॉब सेटिस्फेक्शन को। सो जो आपके टू फैक्टर्स है, जो आपके हाइजीन फैक्टर्स है, ये डिससेटिस्फेक्शन तो कॉज कर सकते हैं बट कई बार ये मोटिवेशन देते ही नहीं। जो सेकंड फैक्टर्स है वो डैम श्योर आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, सो अगर हम हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो यानी दो सेट्स हो गए फैक्टर्स के जो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन को वर्क प्लेस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, हाइजीन और मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स को आप मेंटेनेंस फैक्टर्स और डिससैटिस्फायर के नाम से भी जानते हो। ठीक है, सो ये वो फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड किसके साथ हैं, वर्क इन्वायरमेंट के साथ। इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जैसे कंपनी की पॉलिसी क्या है जिसमें आप काम कर रहे हो, कैसी आपके सुपरविजन एम्प्लाई की जा रही है, क्या आपकी वर्किंग कंडीशन है, कितनी सैलरी मिल रही है, जॉब सिक्योर है या नहीं है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आपके कैसे एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं दूसरी तरफ बताऊं
तो जो आपके मोटिवेटर्स हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ और मोटिवेशन की। यानी ये जो फैक्टर्स है ये डायरेक्टली रिलेटेड है जो आपका नेचर है वर्क की, मतलब जिस पे आप काम कर रहे हो, यानी जो काम आप कर रहे हो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ और एडवांसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक लाइन आई थी जो एस्टीम और स्टेटस है, ये एक मोटिवेटर फैक्टर है रेदर देन मेंटेनेंस फैक्टर। इसको चेक करते हैं। देखो जो मेंटेनेंस फैक्टर है जिन्हें हाइजीन फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, ये वो एलिमेंट्स है अगर ये नहीं हो या इनएडिक्वेट हो तो ये डिससेटिस्फैक्शन कॉज कर सकते हैं, डिमोटिवेशन कॉज कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि जब ये आपके डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करेंगे। ये डिससेटिस्फैक्शन कॉज तो कर सकते हैं बट पूरी 100% श्योरिटी नहीं है ये डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट भी करेंगे, क्योंकि जो इनकी अकेली जो इनका अगर हम इनको करें कि ये अकेले अगर प्रेजेंट है ये डज नॉट नेसेसरी लीड टू इंक्रीज मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन। यानी आप इनको इकलौता सोर्स नहीं मान सकते मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने एक और लाइन आई थी, प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिससेटिस्फैक्शन एट वर्क इज नॉट सेम एज प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग। हर्जबर्ग का क्या कहना था, अगर आप अपनी डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट कर रहे हो या रिड्यूस कर रहे हो अपने काम पे, वो सेम नहीं है कि अगर आप उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। सो ये बिल्कुल ट्रू था। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी यही सजेस्ट करती है कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन है इनके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपके जो फैक्टर्स हो गए लाइक अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, ग्रोथ हो गया, ये सेटिस्फैक्शन के साथ रिलेटेड है। अब जो आपके दूसरे फैक्टर जैसे आपकी वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन, सैलरी, ये रिलेटेड टू डिससेटिस्फैक्शन है। ठीक है, अब आगे आता है अंडर टू फैक्टर थ्योरी जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन है टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन। बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो ये मैं आपको स्टेटमेंट्स करवा रहा हूं ना, ये बेसिकली आपकी असर्शन रीजन की फॉर्म में आई हुई है। सो ये चीज, ये लाइन बिल्कुल ठीक थी, यानी जो आपका जो असर्शन थी ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसकी, कि जो हर्जबर्ग की थ्योरी है वो प्रपोज करती है कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन है वो एक आर नॉट ऑपोजिट एंड ऑफ सेम कॉन्टिनम। आप एक कॉन्टिनम के वो दोनों एंड्स नहीं मान सकते। ठीक है, बट ये रैदर सेपरेट डायमेंशंस है, यानी इन दोनों के अपने अपने फैक्टर्स हैं जो इनको अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब आगे एक लिस्ट का क्वेश्चन आया था। देखो जो डॉक्टर विलियम ऊची थे उसने जेड थ्योरी दी थी, जो डगलस मैकग्रीगर थे इन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने हाइजीन थ्योरी जिसे टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं, और जो एएच मास्लो थे इन्होंने एक्स थ्योरी दी थी। ठीक है, यानी अब्राहम मास्लो और एएच मास्लो दोनों अलग अलग बंदे थे। ठीक है, नहीं यानी एएच मास्लो ने एक्स थ्योरी दी थी। ठीक है, ओके। आगे आती है आपके पास एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, यानी जो आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी, नेक्स्ट थ्योरी है मोटिवेशन की, इसे बेसिकली विक्टर व्रूम ने प्रपोज किया था। इसका एम्फोसिस यही था कि ये अब के एक ही बिलीफ पे एम्फसाइज करते थे कि यानी जो इंडिविजुअल्स है ना वो मोटिवेट होते हैं उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ जो वो अचीव कर रहे हैं डिजायर्ड आउटकम्स की फॉर्म में। यानी देखो सिंपल चीज है, यानी इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अचीविंग डिजायर्ड आउटकम। जब आप एक बंदे को काम देते हो ना, उनको पता चल जाता है कि भाई हम ये इस काम को अगर इस तरीके से, हमारी मतलब उस बंदे की एक्सपेक्टेशंस पता चल जाती है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या उसको डिजायर्ड आउटकम्स मिल जाएंगे। सो ये चीज विक्टर व्रूम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेस्ट मोटिवेटर मानी गई है। यानी ये सजेस्ट करता है कि जो मोटिवेशन वो डिपेंड करती है तीन मेजर फैक्टर्स पे। सबसे पहला एक्सपेक्टेंसी, यानी बिलीव दैट एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस, यानी अगर आप काम करोगे तो परफॉर्मेंस होगी। दूसरा इंस्ट्रूमेंटैलिटी, यानी बिलीव दैट परफॉर्मेंस विल लीड टू रिवॉर्ड। इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या कहता है, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तीसरा विलेंस, वैल्यू प्लेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, यानी अगर आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो उसके क्या वैल्यू है आपके दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे आता है एक क्वेश्चन था, फोर्सेस दैट पुश अप प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन। वो फोर्सेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। सबसे पहला आता है इगोस्टिव ड्राइव टू अकम्प्लिश। देखो एन इंडिविजुअल्स पर्सनल ड्राइव टू अकम्प्लिश टास्क कैन मोटिवेट देम टू बी मोर प्रोडक्टिव इन वर्क प्लेस। यानी अगर एक इंडिविजुअल की जो अंदर से इच्छा है कि उसने काम करना है तो वो सबसे बेस्ट मोटिवेशन है अगर आप उसको प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो एक वर्क प्लेस पे। सेकेंड, उसकी क्या डिजायर है प्रमोशन के लिए। देखो अगर आपकी इच्छा है कि आपने अपनी करियर में एडवांसमेंट करनी है, आपको प्रमोशन चाहिए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर है एम्प्लॉयज के लिए, जो उनकी वो अपनी प्रोडक्टिविटी खुद इंप्रूव कर लेंगे जब उनको एहसास होगा कि भाई ये हमें यहाँ पे प्रमोशन मिल सकती है। सो वो हायर लेवल्स पे परफॉर्म करेंगे।
उनका मोटिव क्या टुवर्ड्स डूइंग वर्क, वो चाहते हैं काम करना है या नहीं करना है, यानी ये ना एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। जैसे अगर इसका आप कह सकते हो जैसे फाइंडिंग मीनिंग एंड सेटिस्फेक्शन इन वंस वर्क, अगर आपको काम करने से खुद अपना सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपको मतलब उसका मिल रहा है, तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज है, आप इसे प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ आती हैं इंसेंटिव स्कीम्स। सो ये आज के हमारे सेशन का विल बी लास्ट टॉपिक, बाकी हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। देखो इंसेंटिव स्कीम्स में एक तो आता है गैंट का टास्क सिस्टम, इसको मैं अभी पूरी और डिटेल में करूंगा, एक बार फॉर द टाइमिंग आप इसको नाम याद रखो। सेकंड आती है एमरसन्स एफिशिएंसी प्लान। देखो जो एमरसन्स एफिशिएंसी प्लान है, ये एक ऐसी इंसेंटिव स्कीम है जिसमें डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं आउटपुट के, जो वर्कर्स रिसीव कर रहे हैं डिफरेंट पीस रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जिस पे यानी सिंपल वे में जितना काम करोगे उतर उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल जाएगा। हर एक लेवल के लिए एक डिफरेंट पीस रेट चुना गया, यानी अगर आप उस लेवल पे आओगे वो पीस रेट मिलेगा, अगर आप उस नेक्स्ट लेवल पे जाओगे आपको अलग पीस रेट मिलेगा। इसे एमरसन्स एफिशिएंसी प्लान के नाम से जाना जाता है। और लास्ट आता है, जब कोविड आया था वहां पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो कहते हैं कौन से अपस्किलिंग इनेबलर्स है वुमेन के लिए इंडिया में कोविड के टाइम पे। देखो कोविड के बाद, यानी कोविड के टाइम पे नहीं, आप बाद में ला लो, अगर उसमें कुछ अगर मैं आपको अपस्किलिंग इनेबलर्स बताऊं वुमेन के लिए इंडिया में, वो तो है सबसे पहले तो एक उनको फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट होगी, यानी अब आप अपने डिजायर के अपने टाइम अवेलेबल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम हो गया, आपको नीड टू स्टे रेलेवेंट स्पेशली इन टेक्नोलॉजी, यानी अब आपको आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आपको उस अच्छे से पता होनी चाहिए क्या एग्जिस्ट करी, उसको चलाना है कैसे तरीके से, और आपकी जो विलिंगनेस टू रिटर्न टू वर्क है दैट्स द एंड। ठीक है, सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। पीडीएफ इसकी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, डेली क्विज भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।